नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। नेपाल हिंसा में मारे गए लोग जो हैं वो शहीद कहलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिम पीएम जो है उन्होंने कहा है कि पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों का आंकड़ा इसी बीच 72 पहुंच चुका है। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा है कि जेनजी आंदोलन में मारे गए जो लोग हैं उन लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए जो हैं वो मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ नेपाल हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़कर अब 72 पहुंच गई है और इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प किया और उन्होंने कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ। कार्की ने यह भी कहा कि मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और निर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद सुशीला कार्की को नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। सुशीला कार्की ने यह भी कहा कि बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। आगे कहा कि मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा यहां पर नहीं रहेंगे। हम नई संसद को जो है जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये नेपाल वासियों से उन्होंने अपील की। नेपाल में पहली बार किसी महिला को अटॉर्नी जनरल भी बनाया गया। ये भी एक इतिहास रचा गया है। दरअसल सीनियर एडवोकेट सविता भंडारी बराल को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नियुक्त किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल रमेश बदाल का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया था। वहीं हिंसा के बाद नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो बेघर हो गए हैं। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को इन तीनों के घरों को आगजनी के हवाले कर दिया था, फूंक डाला था। फिलहाल ये सभी इस समय आर्मी के कैंपों में रह रहे हैं और इनके समर्थक जो हैं वो अपने नेताओं के लिए किराए के मकान ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये नेता कुछ दिन काठमांडू से बाहर जो शहर हैं जैसे कि पोखरा, वहीं पर रहना चाहते हैं ताकि फिर से जेनजी के गुस्से का सामना उनको जो है नहीं करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशीला कार्की मंत्रिमंडल बनाने पर इस समय जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कार्की 15 से ज्यादा मंत्रियों के साथ एक मंत्रिमंडल जो है वो बना सकती हैं। मंत्री पदों के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन बट्टा राय और माधव सुंदर खड़का, असीम मान सिंह बसन्यात और ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घिसिंग का भी नाम शामिल है। साथ ही डॉक्टर भगवान कोइराला, डॉक्टर संदूक रोहित, डॉक्टर जगदीश अग्रवाल और डॉक्टर पुकार चंद्रश्रेष्ठ जैसे भी लोगों का नाम इस समय जो है वो विचार में चल रहा है। जेनजी के जो सदस्य हैं वो भी इस फैसले में शामिल हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, इसके लिए वो ऑनलाइन वोटिंग का भी सहारा ले रहे हैं और अगर इन नामों पर आम सहमति बन जाती है तो मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर जल्द ही शपथ भी लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे सोमवार तक के लिए जो है अभी टाला भी जा सकता है। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने का भी ऐलान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने हालांकि इस फैसले का विरोध किया था, जो कि होना ही था। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरने की अपील की है। वहीं जेनजी नेताओं की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका ये कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार का जो कामकाज है उस कामकाज की निगरानी करेंगे, मतलब कि मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने भी शनिवार को कहा कि सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम पीएम के रूप में नियुक्ति जो है उनकी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नेपाल की जनता ने मुश्किल समय में लोकतंत्र में भरोसा रखा है और भारत हमेशा उनके साथ है और अब नेपाल के पुनर्निर्माण में युवाओं को जुटना होगा, ये पीएम मोदी ने कहा था। वहीं सुशीला कार्की के पीएम पद संभालने के बाद चीन और अमेरिका ने भी उन्हें बधाई दी है।
चीन ने नेपाल के साथ अपनी मित्रता का हवाला कहीं ना कहीं दिया है और हवाला देते हुए शांति बहाली की उम्मीद भी जताई है। चीनी विदेशी मंत्री के प्रवक्ता लिन जियान ने 10 सितंबर को ये कहा कि चीन और नेपाल पारंपरिक मित्र और पड़ोसी हैं और उम्मीद है कि नेपाल के सभी वर्ग घरेलू मुद्दों को सही तरीके से संभालेंगे और जल्द से जल्द ही सामाजिक व्यवस्था और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्थिरता भी बहाल करेंगे। वहीं बांग्लादेश ने नेपाल की स्थिति पर नजर रखने की बात कही है और साथ ही साथ मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। इसी बीच बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि वो नेपाल में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। मृतकों के परिवारों को शोक संदेश भेजा है और जो घायल हैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। इसी बीच पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकर, जो कि एक्सपर्ट भी हैं जियोपॉलिटिक्स में, उनका कहना है कि नेपाल भारत के लिए भू राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम है। बफर स्टेट होने के कारण वहां की जो राजनीतिक स्थिरता है वो भारत के हित में है। चीन, BRI और अमेरिका MCC के जरिए नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहे हैं और नेपाल में दोनों महाशक्तियों का निवेश भारत के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिंता का विषय है। भारत चीन के बीच स्थित नेपाल की हर गतिविधि का सीधा असर भारत पर ही पड़ता है। 6 दिनों की हिंसा हुई और 6 दिनों की हिंसा के बाद काठमांडू के कई इलाकों में अब वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया है। नेपाल में अब हालात वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। गाड़ी पटरी पर लौट रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से शुरू हो गया है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी आवाजाही उसको बहाल कर दिया गया है। हालांकि काठमांडू के 6 जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पर कर्फ्यू जारी है, जहां पर 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, भूख हड़ताल, धरना, घेराव या फिर जुलूस और सभा करने पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि ये आदेश 2 महीने तक, 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 महीने तक लागू रहेगा। वहीं हिंसा के दौरान जेल से भागे 3700 से अधिक कैदियों को पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल पुलिस ने रविवार को इस बात की पुष्टि भी की है। नेपाल पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि अब तक 3700 से ज़्यादा फरार जो कैदी हैं उनको गिरफ्तार कर वापस जेलों में भेज दिया गया है। हालांकि अभी भी 10,000 के आसपास ऐसे कैदी हैं जो कि फरार हैं। उन्होंने आम जनता से भी, नेपाल पुलिस ने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है और पुलिस के अनुसार कुछ कैदी स्वेच्छा से वापस लौट आए, जबकि कई ऐसे भी थे जिन्हें भारत भागने की कोशिश वो कर रहे थे और इस दौरान भारतीय पुलिस की मदद से SSB से उनको पकड़ा गया। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल मिलकर के इन फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान वो इस समय चला रहे हैं। बहरहाल इस बीच अभी नेपाल में क्या चीज़ें चल रही हैं हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया है, क्या वहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर जो ये है कि अब तक मृतकों की संख्या 72 पहुंच चुकी है, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है, लेकिन इनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही साथ 10-10 लाख नेपाली रुपए देने की घोषणा खुद नेपाल की जो अंतरिम अभी प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, उनकी तरफ से किया गया। बहरहाल आपका क्या कहना है इस फैसले पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।